तो आज हम लोग करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। तो व्हाट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल क्या है? तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल शॉर्ट में इसको लिखते हैं HCP। H मीन्स हेक्सागोनल, C मतलब क्लोजेस्ट, P मतलब पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल क्या है? तो हेक्सागोनल प्रिज्म टाइप यूनिट सेल। हेक्सागोनल प्रिज्म ना, प्रिज्म जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म आपने बेस पड़ा, ट्रायंगल बना दीजिए, ट्रायंगल बेस के ऊपर एक प्रिज्म बना दीजिए, ये क्या कहलाता? तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाता। उसी तरह से स्क्वायर बेस के ऊपर प्रिज्म बना दिएगा तो स्क्वायर बेस के ऊपर प्रिज्म बना दिया तो स्क्वायर प्रिज्म टाइप हो जाएगा। उस तरह से ये ACP यूनिट सेल क्या है? तो हेक्सागोनल प्रिज्म टाइप यूनिट सेल। हेक्सागोनल प्रिज्म टाइप यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट each corner and face center of hexagon। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल क्या है? तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल क्या है? तो हेक्सागोनल प्रिज्म टाइप यूनिट सेल है जिसमें एटम हेक्सागन के प्रत्येक कॉर्नर पर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर मौजूद है और 3 एटम 2 हेक्सागोनल सरफेसेस के बीच में सैंडविच होती है। सैंडविच मतलब दबा हुआ, जैसे कहते हैं ना ब्रेड सैंडविच कि 2 ब्रेड के बीच में कुछ डाल दीजिए खाइए, दैट इज कॉल्ड सैंडविच। उसी तरह से ये एक हेक्सागोनल सरफेसेस है, ये एक हेक्सागोनल सरफेसेस है, इन दोनों हेक्सागोनल सरफेसेस के बीच में एक ट्रायंगुलर सरफेसेस सैंडविच है। तो व्हाट इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल क्या है? तो हेक्सागोनल प्रिज्म टाइप यूनिट सेल है जिसमें एटम हेक्सागन के प्रत्येक कॉर्नर पर प्रत्येक फेस के सेंटर पर मौजूद होता है और 3 एटम दोनों हेक्सागोनल सरफेसेस के बीच में सैंडविच होती है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल क्या है? तो हेक्सागोनल प्रिज्म टाइप यूनिट सेल इन विच atoms are present at each corner and face center of hexagon and 3 atoms are sandwiched between 2 hexagonal surfaces is called हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। ये हेक्सागोनल प्रिज्म टाइप यूनिट सेल होती है जिसमें एटम हेक्सागन के प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर मौजूद होता और 3 एटम 2 हेक्सागोनल सरफेसेस के बीच में सैंडविच होती है। तो आप कहेंगे कि जी इसका अरेंजमेंट एक्चुअल में लेयर वाइज कैसे होती है? तो पहले से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊं। नाउ लेयर वाइज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड हैविंग ACP यूनिट सेल। तो वह सॉलिड जो ACP यूनिट सेल देता है, वह सॉलिड जो हमें ACP यूनिट सेल देता है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होती है? तो वह सॉलिड जो हमें ACP यूनिट सेल देता है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज AB टाइप होती है। AB टाइप मतलब कैसे? जैसे मैंने यहाँ दिखलाया है, ये सॉलिड लाइन से सर्किल ड्रॉ किए हैं। ये सर्किल मतलब एटम, यहाँ पर कोई एटम है, फिर बगल में एटम है, फिर सिर्फ सॉलिड लाइन वाले को देखिए, ये एटम है, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, इस तरह। अब देखिए एक लाइन में एटम हमने रख दिया, दूसरा जो लाइन अपने ड्रॉ किया है, दूसरा जो अरेंजमेंट किए हैं इसके आमने सामने नहीं रखेंगे। अगर इसके आमने सामने आप रख दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर अगर इस तरह से रख देते कि ये एटम, ये इस तरह से एटम हमने रखा है, इस तरह से एटम रखा है, फिर अगर इसके सामने का रख देंगे, इस तरह से अगर एटम रख देंगे तो वो ये एक लेयर बनेगी, लेकिन इसमें लेयर ऐसे नहीं है। इसमें लेयर क्या है? तो ये एटम रखी हुई है, ये एटम ऐसे रखी हुई है, उसके बाद ये स्टैगर्ड करके एटम को रखा गया है, इसका बाद स्टैगर्ड करके एटम को रखा गया है। तो ऑब्वियसली अगर आमने सामने एटम को रख देंगे तो उसमें हो जाता है BCC टाइप, वो BCC टाइप हो जाती है, वो क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं बन पाती। क्लोजेस्ट पैकिंग इसलिए बन पाती क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी स्पेस खाली रह जाती। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो होता है, जिसे आपने पढ़ा, आपको मैंने बताया था BCC में कि एक लेयर इस तरह से, ये लेयर A बनाए थे, इसके ऊपर फिर ये इस तरह से ये लेयर B बना दिए थे, इस तरह से लेयर B बना दिए थे। तो ऑब्वियसली लेकिन यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या है? तो ये एटम को मैंने रखा, ये इस तरह से एटम, इस तरह से एटम रखी हुई, ऐसे रखी हुई है, इस तरह से एटम रखी हुई है। फिर जो अगली लाइन में एटम है वो ऑब्वियसली स्टैगर्ड करके, मतलब इन दोनों के बीच में रखी हुई है। अगर इसका आमने सामने रख देंगे तो वो फिर BCC में चला जाएगा। ये एक्चुअली ACP में क्या होता है? इस तरह से एटम का अरेंजमेंट है। फिर अगली जो लाइन एटम की है वो इन दोनों के बीच में यहाँ पर रखी हुई, इन दोनों के बीच में यहाँ पर रखी हुई, इन दोनों के बीच में यहाँ पर रखी हुई, इन दोनों के बीच में यहाँ पर रखी हुई, इन दोनों के बीच में यहाँ पर रखी हुई है। फिर ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में यहाँ पर रखी हुई, इन दोनों के बीच में यहाँ पर रखी हुई, इन दोनों के बीच में यहाँ पर रखी हुई, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहते हैं स्टैगर्ड अरेंजमेंट है, सीधे सीधे नहीं है। तो ये एक लेयर A बन गई,
इससे आप कह सकते हैं हेक्सागोनल लेयर की। क्यों? क्योंकि अगर देखिए इसको मिलाइए, इस सेंटर को मिलाइए इससे, इसको आप मिलाइए इससे, यानी इसको आप मिलाइए, या इससे ले लेते हैं इस तरह से, इसको आप मिलाइए इससे, इसको आप मिलाइए इससे, इसको आप मिलाइए इससे, इसको आप मिलाइए इससे, और इसको आप मिलाइए इससे, ये इससे, इस तरह से हेक्सागोनल लेयर हो गया। तो ये जो सॉलिड लाइन से आपने ड्रॉ किया है एटम से, उससे लेयर ए का है, और जो ब्रोकन लाइन से ड्रॉ की उसे लेयर बी। मतलब इस तरह से एटम रखे, फिर एटम रखे, इस तरह से एटम को एक लाइन में रखा, फिर दूसरी लाइन जो है उसमें एटम के अरेंजमेंट कैसे, तो स्टैगर्ड करके, मतलब इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर दूसरी लाइन में इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, फिर तीसरी लाइन में इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, फिर ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो एक लेयर ए हो गई। उसके ऊपर एटम कैसे रखा हुआ है, तीन, जैसे ये 3 एटम है, 1 2 3, इसके ऊपर एक रखा हुआ है, ये 3 एटम, उसके ऊपर एक रखा हुआ है ना, वैसे ये 3 एटम है, एक ये आपका 1 2 3 इसके ऊपर रखा हुआ है, उस तरह से 1 2 3 इसके ऊपर एक रखा हुआ है, उस तरह से ये 1 2 3 इसके ऊपर एक रखा हुआ, 1, उस तरह से यहाँ पर क्या है तो 1 2 3 इसके ऊपर एक रखा हुआ है। मतलब एक इस तरह से, मतलब आप इसे अलग करके निकाल दिए हैं, ये सारे एटम को अपन ने अलग करके निकाल दिया है, इन सारे एटम को अलग करके निकाल दिया, जिससे ये आपका एटम है, एटम है, हेक्सागोनल लेयर को निकाल दिए, और इसको उठा करके इसको ऊपर रख दीजिए। मतलब लेयर ए से इसको निकाल लिए हैं, लेयर बी से ये है ना, ये लेयर बी से इसको निकाल लिए। तो ये एक ऐसी लेयर है, लेयर ए, उसके ऊपर ये ट्रायंगल, मतलब कर नीचे कह सकते हैं कि हेक्सागोनल लेयर है, उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर लेयर है, फिर हेक्सागोनल लेयर है। मतलब ये नीचे में हेक्सागोनल लेयर है, उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर टाइप का लेयर है, फिर उसके बाद हेक्सागोनल लेयर, फिर उसके बाद ट्रायंगुलर लेयर, फिर हेक्सागोनल लेयर। मतलब वह सॉलिड जो हमें एसीपी यूनिट सेल देता है, वह सॉलिड जो हमें एसीपी यूनिट सेल देता है, उसमें लेयर की अरेंजमेंट कैसे होती है, तो नीचे वाले लेयर को अगर हम कह दें हेक्सागोनल लेयर, मतलब लेयर ए को अगर हेक्सागोनल लेयर कह दें, और इसके ऊपर जो रखी हुई है उसको हम लेयर बी, दैट इज ट्रायंगुलर लेयर। फिर तो इसमें वह सॉलिड जो हमें एसीपी यूनिट सेल देता है, उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होती है, तो हेक्सागोनल लेयर के ऊपर ट्रायंगुलर लेयर, फिर ट्रायंगुलर लेयर के ऊपर हेक्सागोनल लेयर, फिर हेक्सागोनल लेयर के ऊपर ट्रायंगुलर लेयर, हेक्सागोनल लेयर, इसके ऊपर ट्रायंगुलर लेयर, फिर हेक्सागोनल लेयर, फिर ट्रायंगुलर लेयर। ठीक है, तो वह सॉलिड जो हमें एसीपी यूनिट सेल देता है, उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे कैसे होती है, ए बी टाइप होती है। ध्यान रखेंगे ए बी टाइप, क्योंकि जी बीसीसी में भी तो आपने बताया था कि वह सॉलिड जो बीसीसी यूनिट सेल देता है, उसमें एटम्स की अरेंजमेंट ए बी एटम की अरेंजमेंट लेयर वाइज ए बी टाइप होती है। यस, उसमें भी ए बी टाइप होती है, लेकिन मैंने बताया ना, उसमें जो लेयर ए का अरेंजमेंट होगा वो आमने सामने होता है, स्टैगर करके नहीं। मतलब ये यहाँ पर एटम ये एक लाइन है, फिर दूसरी जो लाइन बनेगी जस्ट इसके आमने सामने रख करके बनाई जाती थी। जबकि एसीपी में क्या है तो स्टैगर्ड करके है, मतलब एक नीचे में हेक्सागोनल लेयर है, उसके ऊपर ट्रायंगुलर लेयर है, फिर हेक्सागोनल लेयर, फिर ट्रायंगुलर लेयर। उसको 3D आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है वह सॉलिड। आप इसे देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है कि वह सॉलिड जो हमें एसीपी यूनिट सेल देता है, उसमें लेयर की अरेंजमेंट कैसी है। तो हेक्सागोनल लेयर है, उसके ऊपर ट्रायंगुलर लेयर है, फिर हेक्सागोनल लेयर है, फिर ट्रायंगुलर लेयर है, फिर हेक्सागोनल लेयर है, फिर ट्रायंगुलर लेयर है, फिर हेक्सागोनल लेयर है, फिर ट्रायंगुलर लेयर। आप इसको आप विजुलाइज करिए, आप देखिए, समझिए कैसे इसका 3D अरेंजमेंट है। तो वह सॉलिड जो हमें एसीपी यूनिट सेल देता है, उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होती है, ए बी टाइप होती है। वह सॉलिड जो हमें एसीपी यूनिट सेल देता है, उसमें एटम्स की अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होती है, तो ए बी टाइप होती है। हेक्सागोनल लेयर के ऊपर ट्रायंगुलर लेयर, ट्रायंगुलर लेयर के ऊपर हेक्सागोनल लेयर, हेक्सागोनल लेयर के ऊपर ट्रायंगुलर लेयर। ठीक है। नाउ रियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन एसीपी यूनिट सेल। एसीपी यूनिट सेल में एटम्स की रियल अरेंजमेंट, तो बी कंसीडर 2 हेक्सागोनल लेयर इन विच अ ट्रायंगुलर लेयर इज सैंडविच्ड। मतलब लेयर ए में से एटम को ये ले लिए हैं, लेयर ए में से निकालिए, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी, ये वी, ये ओ। तो लेयर ए में से मतलब हेक्सागोनल लेयर में से एटम को निकाले हैं, पी क्यू आर एस टी यू और बीच में ओ। इसके ऊपर उठाकर इसको इस ट्रायंगुलर लेयर को रख दीजिए, नहीं इसको उठाइए, इन तीनों को सोचिए कि फ्रेम में बंधा हुआ है, इसे उठाकर इसके ऊपर पुट कर दीजिए।
ठीक है। बिल्कुल इसी तरह का एक और लेयर है, बेसिस वह सॉलिड जो हमें एससीपी यूनिट से देता है उसमें एटम्स के अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होती है, तो ए बी बीटा। तो ये एक लेयर है, इसके ऊपर ये ट्रायंगुलर लेयर रखिए, फिर हेक्सागोनल लेयर रख दीजिए, हेक्सागोनल लेयर, इसके ऊपर ट्रायंगुलर लेयर, फिर हेक्सागोनल लेयर को रख दीजिए, और फिर क्या करें, तो इसे कट करें, है ना। चाकू निकालिए, चाकू मतलब प्लेन, अपर वाले लेयर को काट कर हटा दीजिए, हेक्सागोनल, जो हेक्सागोनल लेयर है उसको काट करके आधा हटा दीजिए, नीचे जो आपका हेक्सागोनल लेयर है उसको आधा कट कर हटा दीजिए, है ना। ये हेक्सागोनल लेयर है, इसके ऊपर ट्रायंगुलर लेयर है, फिर इसके ऊपर हेक्सागोनल लेयर है। अपर लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से काट दीजिए, मतलब जो ऊपर वाली लेयर है पी डैश, क्यू डैश, आर डैश, एस डैश, टी डैश, यू डैश, ओ डैश, इसके सेंटर से पास करते प्लेन से इसको काट कर हटा दीजिए। मैंने आपको सिंप्लिसिटी के लिए समझाया था कि आप सेवे रख दीजिए कि ये P है, ये Q है, ये R है, S है, ये T है, U है, O है, यहाँ पर X बाई जेड है, X बाई जेड है, फिर यहाँ पर P के ऊपर P डैश, Q के ऊपर Q डैश, R के ऊपर R डैश, S के ऊपर S डैश, T के ऊपर T डैश, U के ऊपर O डैश, O के ऊपर O डैश। अपर वाले लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से काट कर हटाइए, मतलब तलवार निकालिए, काट कर छपाक, अपर वाले आधा आधा खा जाएगी सब, है ना। फिर नीचे वाले लेयर को काट दीजिए, फिर नीचे से निकाल के आधा क्या करिए, खा जाइए। फिर क्या करिए, तो हेक्सागोनली साइड बाय साइड काटिए, मतलब इस तरह से, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से काट कर हटा देंगे तो क्या दिखेगा, तो एससीपी यूनिट सेल दिखेगा। इस तरह से देखेंगे तो कैसा दिख रहा, एससीपी यूनिट सेल, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। इस तरह से काट कर हटा देंगे तो क्या होगा, एससीपी यूनिट सेल। ध्यान दीजिए, एटम कटा हुआ नहीं होता, बल्कि ये हमारी क्या है, इमेजिनेशन है। एटम कटा हुआ नहीं होता बल्कि शेड होता है। तो एससीपी यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए हमने क्या किया, तो दो हेक्सागोनल लेयर के बीच में एक ट्रायंगुलर लेयर को कंसीडर किए, दो हेक्सागोनल लेयर के बीच में एक ट्रायंगुलर लेयर को सैंडविच कंसीडर किए। यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए अपर लेयर को काटे, लोअर लेयर को काटे, फिर साइड बाय साइड हेक्सागोनली कट कर दिए, तो हमें क्या मिल गया, एससीपी यूनिट सेल, है ना। हेक्सागोनल लेयर से एटम लिए, फिर ट्रायंगुलर एटम से लिए, मतलब हेक्सागोनल लेयर से एटम को लिए, फिर उसके ऊपर ट्रायंगुलर लेयर, फिर हेक्सागोनल लेयर। यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए अपर लेयर को कट करे, लोअर लेयर को कट करे, फिर हेक्सागोनली साइड बाय साइड कट करा, तो हमें क्या मिला, एससीपी यूनिट सेल मिला, जिसमें आप देख रहे कि प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर, एससीपी यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर 1 एटम का 1/6 पार्ट होगा। कि कैसे, तो जैसे देखिए, जैसे किसी कॉर्नर पर एटम को लीजिए, वो कैसे कटा है, तो ऊपर से पहले काट कर हटा दिए और खा गए आप। ऊपर लेयर को क्या करें, तो काट कर हटा दिया, सबका आधा आधा खा गए, तो ये हाफ बच गया, ये हाफ बच गया, ये हाफ बच गया, हाफ बच गया, हाफ बच गया, हाफ बच गया। फिर आपने कैसे करा, तो इस तरह से हेक्सागोनली काट, इस तरह से काटे, फिर इस तरह से काटे, फिर इस तरह से काटे, इस तरह। तो पहले अगर आपने इस तरह से काट कर हटा दिया, तो ये आधा 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 बच गया। अब ये आधा में भी क्या करा आपने, इधर से काट कर उड़ा दिए, इधर से काट कर हटा दिए, इधर से काट कर हटा दिए, इधर से काट कर हटा दिए, इधर से, तो ये हाफ में से कितना बच गया, तो हाफ का 1/3 इस यूनिट सेल में रह गया, हाफ का 1/3 इस कॉर्नर पर रह गया, हाफ का 1/3 इस कॉर्नर पर रह गया, हाफ का 1/3 इस कॉर्नर पर आ गया, हाफ का 1/3 इस कॉर्नर पर आ गया, हाफ का 1/3 इस कॉर्नर पर आ गया, ये हाफ जो खत्म रह गया। और बॉडी के सेंटर पर ये तो इसका तो कटिंग ही नहीं हुआ। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए आपने क्या किया, तो दो हेक्सागोनल लेयर के बीच में एक ट्रायंगुलर लेयर को ले लिया। यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए अपर लेयर को काट कर हटा दिए, लोअर लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से काट कर हटा दिए, फिर हेक्सागोनली आपने साइड बाय साइड कट करा, तो क्या हुई, तो इस तरह से कटिंग से क्या हुई, तो ऊपर वाले लेयर को काट कर हटा दिए, नीचे वाले लेयर को काट कर हटा दिए, फिर हेक्सागोनली साइड बाय साइड कट करे, तो क्या होगा, तो अपर लेयर को इस तरह से काट कर हटाए, तो ये हाफ 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 हो गया। फिर आप जब हेक्सागोनली कट करे तो कॉर्नर पर कितना बचा, तो हाफ का 1/3, 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 और फेस पर हाफ बच गया। आइए दो अंदर में ये तो है, मतलब इस कॉर्नर पर 1 एटम का 1/6 पार्ट बचेगा, इस कॉर्नर पर कितना बचेगा,
तो 1 एटम का प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/6 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 1/6, यहाँ हाफ, यहाँ पर हाफ, और ये तीनों एटम रह गए। तो आपको याद रखना है कि इन एसीपी यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/6 पार्ट होता है, फेस पर हाफ होता है, और ये तीनों एटम दोनों लेयर के बीच में सैंडविच्ड होती है। ठीक है, तो इसका फिगर में आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर पर 1 एटम का 1/6 पार्ट है, प्रत्येक फेस पर हाफ है, और 3 एटम दोनों लेयर के बीच में सैंडविच्ड है। ठीक है, तो इन एसीपी यूनिट सेल आपको याद रखनी है, इन एसीपी यूनिट सेल एट ईच कॉर्नर 1/6 पार्ट, एट ईच फेस सेंटर मतलब हेक्सागोनल फेस सेंटर हाफ पार्ट, एंड 3 एटम्स विद सैंडविच बिटवीन हेक्सागोनल सरफेसेस। तो इफ जेड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, अगर जेड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है तो एसीपी में कितने कॉर्नर, तो 6 कॉर्नर ऊपर 6 कॉर्नर नीचे, तो 12 कॉर्नर। तो 1 कॉर्नर पर 1/6, तो 2 कॉर्नर पर 2 × 1/6, 3 कॉर्नर पर 3 × 1/6, तो 12 कॉर्नर पर कितनी, तो 12 × 1/6, प्लस एक फेस पर हाफ, तो 2 फेस पर 2 × हाफ, और 3 एटम दोनों हेक्सागोनल लेयर के बीच में सैंडविच्ड है, तो ये 3 + 1 4 और ये 2 6। तो याद रखना है कि एसीपी के एक यूनिट सेल में कितनी एटम होती हैं, तो 6 एटम होती हैं। एसीपी के एक यूनिट सेल में कितनी एटम, 6 एटम। Now relation between radius of atom small r and edge length a in ACP unit cell। तो अगर हम लोग रिलेशनशिप देखना चाहें रेडियस ऑफ एटम r एंड एज लेंथ a इन ACP यूनिट सेल, तो बी कंसीडर टॉप व्यू ऑफ ACP यूनिट सेल। अगर ACP यूनिट सेल को ऊपर से देखें तो कैसी दिखेगी, ACP यूनिट सेल को अगर हम ऊपर से देखें तो कैसी दिखेगी, यदि ACP यूनिट सेल को ऊपर से दिखे तो कैसे दिखेगी। तो ऑब्वियसली आपने ACP यूनिट सेल कैसे बनाया, तो 2 हेक्सागोनल लेयर के बीच में एक ट्रायंगुलर लेयर था, यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए अपर लेयर कट करे, लोअर लेयर कट करे, फिर साइड बाय साइड हेक्सागोनली आपने कट करा। तो जैसे ये ऊपर में पहले लेयर, ऊपर वाले लेयर में क्या था, P डैश Q डैश R डैश S डैश T डैश U डैश O डैश था। यूनिट सेल कंसीडर करने के लिए आपने क्या करा, तो अपर वाले लेयर के सेंटर से पास करते प्लेन से काट कर हटा दिए, तो क्या बच गया, तो P डैश की हाफ, Q डैश की हाफ, R डैश की हाफ, S डैश की हाफ, T डैश की हाफ, U डैश की हाफ, O डैश की हाफ। आपने क्या करा अपर लेयर को, तो इस तरह से काट कर हटा दिए। तो काट कर अगर आपने हटा दिया तो क्या बचा, तो P डैश की हाफ, Q डैश की हाफ, R डैश की हाफ, S डैश की हाफ, T डैश की हाफ, U डैश की हाफ, O डैश की हाफ। फिर क्या करा, तो हेक्सागोनली काटे, मतलब इस तरह से काट कर हटा दिए, 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 इस तरह से काट कर हटा दिए। ठीक है, तो ये कितना बचा, तो इस तरह से आपने काट गया, तो जो हाफ 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 था, ये हाफ का कितना बच रहा है, जो हैज पार्ट हो उसे निकाल दिए, तो ये कितना बचा, तो ये हाफ का 1/3, हाफ का 1/3 तो कितना, तो 1/6। तो ये कॉर्नर पर 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, ये हाफ पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ और ये अगर हम रेडियस ऑफ एटम स्मॉल r कहें, रेडियस ऑफ एटम स्मॉल r कहें, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना, तो 2r। तो ये 2r = a, तो r = क्या हो गई, तो a/2। तो रेडियस ऑफ एटम बेस में जो हेक्सागोनल लेयर है उसमें रेडियस ऑफ एटम और हेक्सागन के एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप क्या हुई, तो r = a/2। तो ध्यान रखेंगे एसीपी के एक यूनिट सेल में 6 एटम और रेडियस और एज लेंथ में रिलेशनशिप क्या होती है, तो r = a/2 होती है। ठीक है, नाउ हाइट ऑफ एसीपी यूनिट सेल, एसीपी यूनिट सेल की हाइट। तो ये एसीपी यूनिट सेल है जिसमें एटम प्रत्येक कॉर्नर पर है, हेक्सागन के प्रत्येक कॉर्नर पर फेस के सेंटर। ध्यान दिए कॉर्नर पर 1 एटम का 1/6 पार्ट ही होता है, लेकिन दिखलाने के लिए एक पॉइंट डाल देते हैं, यहाँ पॉइंट डाल दिया मतलब पूरा एटम नहीं बल्कि 1/6 पार्ट 1/6 पार्ट 1/6 पार्ट। तो ये सारे कॉर्नर पर फेस पर है, नीचे वाले हेक्सागन के प्रत्येक कॉर्नर पर है और फेस के सेंटर पर है। ठीक है, और 3 एटम दोनों हेक्सागोनल सरफेसेस के बीच में क्या है, तो सैंडविच्ड है। तो मान लेते हैं कि इस एसीपी यूनिट सेल की हाइट है h, और h = मान लेते हैं 2x, मतलब आधा यहाँ से ऊपर आधा यहाँ से नीचे 2x। यहाँ मतलब इस हेक्सागोनल लेयर के इस ट्रायंगुलर लेयर के बीच सेंटर पर दूरी x, फिर यहाँ से यहाँ x, मतलब टोटल हाइट मान लिए h = 2x। इसे अलग करके दिखाएं तो क्या आप देख सकते हैं
कि ये एटम वो है, इसको एटम वो करके दिखा दिए, ठीक है। और ये आपका क्या है, एक्स बाई जेड है, ये एक्स बाई जेड, ये दोनों ऑब्वियसली टचिंग है, इसे अलग दूर दूर दिखला दिए ताकि फिगर थोड़ा बड़ा हो जाए। एक्चुअली क्या है, तो ये ओ और एक्स एक दूसरे को क्या करेगा, तो टच करेगा। ये ओ और एक्स एक दूसरे को क्या करेगा, टच करेगा। ओ और एक्स एक दूसरे को क्या करेगा, तो टच करेगा। तो इसके सेंटर, मतलब इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 2r हो जाएगी। ये ओ का सेंटर और इसका एक्स का सेंटर, ओ का सेंटर और एक्स का सेंटर एक दूसरे को क्या करेगा, टच करेगा। कि दूर दूर क्यों दिखला दिए, जरा फिगर बड़ा हो जाए इसलिए दूर दूर दिखा दिए। तो ये ओ और एक्स दोनों का सेंटर टच कर रहा है, लेकिन इसे दूर दूर दिखला दिए। तो ओ से एक्स के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो 2r हो गई। अब ये आपका एक्स बाई, ये एक्स है, ये बाई है, ये जेड है। इसका ये आपका हो गया, ये यहाँ से यहाँ आर, 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 यहाँ से यहाँ आर। इसको ओ से, मतलब यहाँ से इसका ये ट्रायंगल का सेंटर है, मतलब सेंट्रोइड का ही, इस जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया दिस, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्स यहाँ हो गया, फिर यहाँ से एक्स नीचे, मतलब यहाँ इस सेंटर से इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड तक हो गया आपका क्या, तो एक्स, फिर यहाँ से यहाँ एक्स, तो ये आपका कितना हो गया, तो एक्स हो गया। अब इस ट्रायंगल को अलग करके बना दिया, देखिए ये एक्स है, ये बाई है, ये जेड है, ये एक्स है, ये बाई है, ये जेड है। ये आपका ओ डैश है, ये जो सेंट्रोइड है इसका ये ओ डैश कर दिए, ओ डैश है। अब ओ डैश को एक्स से मिला दिए हैं, ओ डैश को क्या करें, एक्स से मिला दिए हैं, ठीक है। ओ डैश को एक्स से मिला दिए हैं, तो ये आप देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो सारी एंगल कितनी, तो 60 डिग्री। इक्विलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। लेकिन अगर ओ डैश से एक्स को आप मिला दीजिए तो ये क्या करेगा, तो इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो आधे आधे पार्ट में काट देगा। मतलब ये टोटल 60 डिग्री है, ये टोटल यहाँ से यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री है। लेकिन अगर यहाँ से सेंट्रोइड से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए एक्स तक, तो ये एंगल को क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। मतलब ये एंगल कितनी हो गई, तो ये 30 डिग्री हो गई। मतलब ये ओ डैश, ये एक्स। अब यहाँ से क्या करिए, ओ डैश से ये एक्स जेड पर एक परपेंडिकुलर डाल दिए, ये ओ डैश पी, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डाल दिए। फिगर समझ में आ गया है ना। ओ को यहाँ पर दिखा दिए, एक्स बाई जेड को यहाँ पर दिखा दिए। ध्यान दीजिए, ये ओ और एक दूसरे को टच करता है, लेकिन दूर दूर इसलिए दिखा दिए ताकि फिगर बड़ा बने। तो एक्स के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो ये 2r हो गई। ओ एक्स के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2r हो गई। और बेसिक अब ओ से इसका सेंट्रोइड तक लाइन ड्रॉ करिए, वर्टिकल लाइन, जिसको एक्स, फिर यहाँ से सेंट्रोइड से यहाँ तक हो जाएगा एक्स। तो यहाँ से यहाँ मान लिए एक्स, मतलब ये अगर पता चल गया तो इसको दूना कर देंगे तो हाइट पता चल जाएगा। तो ये को मान लिए एक्स। अब ये एक्स बाई जेड ट्रायंगल है। अब ये आपका रेडियस ऑफ एटम के बराबर आर, ये रेडियस ऑफ एटम के बराबर आर, रेडियस ऑफ एटम के बराबर आर, रेडियस ऑफ एटम, सारी एजेज इक्वल हो जाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ये ओ डैश है एक्स, ये ओ डैश एक्स, ये आपको पता नहीं है ना, ये ओ डैश एक्स आपको पता नहीं कि कैसे नहीं पता, यहाँ से आ कैपिटल आर, लेकिन यहाँ से यहाँ दूरी नहीं पता है ना, तो ओ डैश एक्स आपको पता नहीं है, ये ओ डैश एक्स नहीं पता। यही अगर हम पता कर लेंगे, ये अगर पता कर लें तो एक्स की वैल्यू निकालेगी कैसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, तो ये एक ट्रायंगल हो जाएंगे, एक ट्रायंगल हो जाएंगे जिसकी यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अगर ये पता चल जाए तो ये कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो हमें ओ डैश एक्स एक्चुअली यहाँ पता करना है। तो कैसे इस ट्रायंगल को अलग कर दिए, तो ओ डैश एक्स कैसे पता करेंगे, तो ये एंगल टोटल 60 डिग्री है, तो ये आपको हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल आपका 30 डिग्री। यहाँ ओ डैश एक्स मान लेते हैं कि ये एल है, ओ डैश एक्स आपका क्या एल है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए ये, तो ये एक्स पी, ये एक्स पी कितना हो जाएगा, तो आर, ये एक्स पी आपका कितना हो जाएगा, तो आर, एक्स पी आपका कितना होगा। तो इस एंगल के लिए मतलब इन ट्रायंगल ओ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्वियसली इन राइट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगा रहे हैं, तो कॉस लगा रहे हैं, कॉस पी एक्स ओ डैश, कॉस पी एक्स ओ डैश, कॉस पी एक्स ओ डैश इक्वल टू क्या होगा, तो ये पी एक्स अपॉन ओ डैश एक्स, ये पी एक्स अपॉन ओ डैश एक्स, ये इस एंगल के लिए कॉस लगे तो क्या होगा, पी एक्स अपॉन ओ डैश एक्स। तो ये एंगल पी एक्स ओ डैश, एंगल पी एक्स ओ डैश मतलब ये कॉस 30 हो गई, पी एक्स ओ डैश मतलब कॉस 30 हो गई। तो ये कॉस 30 इक्वल टू क्या हुआ, तो ये पी एक्स ओ डैश, ये कॉस 30 इक्वल टू क्या हो गया, तो ये इस एंगल के लिए कॉस आ गया तो क्या हो जाएगा, तो ये एक्स पी मतलब पी एक्स दैट इज इक्वल टू आर, और ओ डैश एक्स को आपने कितना मान लिया, तो एल, पी एक्स को आपने कितना माना है, पी एक्स आपका आर है, यहाँ से ये पी है आपका,
ये आपका क्या है, तो ये P है, तो Px आपका कितना है, तो R है। और डैश इसको आपने L मान लिया है, तो cos 30 cos 0 1 और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू R/L, इसलिए L इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो 2R/√3। तो L मतलब क्या, तो O डैश एक्स आपने निकाल दिया, L मतलब क्या, तो O डैश निकाल दिया। अब इस ट्रायंगल में चलेंगे, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे, तो आप देखिए आपका क्या हो गया, तो हाइपोटेनस मतलब ये कर्ण होगी, आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो ये आप यहाँ पर कह सकते हैं कि O डैश का स्क्वायर प्लस O डैश एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू O एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गई, तो O डैश का स्क्वायर, O एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गई, O डैश का स्क्वायर प्लस O डैश एक्स का स्क्वायर। तो एक्स मतलब ये तो दोनों को टच कर रहा है, बस दिखलाने के लिए दो दिखला दिया। तो एक्स इज इक्वल टू 2R का स्क्वायर, O डैश आपने पहले मान रखा है कितना, तो एक्स का स्क्वायर, O डैश एक्स आपने यहाँ से निकाल लिया कितना, तो 2R/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये 4R स्क्वायर माइनस 4R²/3, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, तो अंडर रूट लीजिएगा, तो 8 का रूट क्या हो जाएगा, तो 2, ये अंडर रूट 2√2 मतलब आर तो बाहर निकलेगा, तो 2R बाहर निकल गया, अंदर आ गया 2/√3, तो एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। तो एक्स की वैल्यू मतलब कितना थी, आधा, यहाँ से यहाँ आपका दूरी आ गया। लेकिन आपको पूरा यूनिट सेल का हाइट लिखना है, तो एच मतलब हाइट ऑफ एसिप यूनिट सेल कितनी हो जाएगी, एच मतलब हाइट ऑफ एसिप यूनिट सेल कितनी हो जाएगी, तो ये 2x, हाइट ऑफ एसिप यूनिट सेल कितनी हो जाएगी, तो ये 2x। तो हाइट ऑफ एच, अगर हाइट ऑफ एसिप यूनिट सेल 2x, एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया कितना, तो 2R/√3, एस की वैल्यू कितना, तो 2R/√3। तो ध्यान ये 2R को हम लोग ए भी कहते हैं, सिंस ए इक्वल टू क्या होती है, अभी जस्ट पिछले स्लाइड में आपको मैंने बताया कि 2R इज इक्वल टू क्या होती है, तो ए इज इक्वल टू 2R, तो यहाँ पर 2R के जगह पर क्या रख सकते हैं, तो ए, तो ये 2A/√2/3 हो गया। तो ये हाइट ऑफ एसिप यूनिट सेल कितना आ गया, तो 2A/2√3, तो इसका 2A/2/3, हाइट ऑफ एसिप यूनिट सेल कितना, तो 2A/2/√3। तो ये निकालने का तरीका है, उतना कौन करने जाता है, हम लोग तो याद ही रखते हैं क्या, तो हाइट ऑफ एसिप यूनिट सेल कितना, 2A/√2/3, तो इसको इतना करने की जरूरत है नहीं, जस्ट याद रखिए कि एच मतलब हाइट ऑफ एसिप यूनिट सेल, हाइट ऑफ एसिप यूनिट सेल कितनी होती है, तो 2A/√2/3 होती है। हाइट ऑफ एसिप यूनिट सेल कितना होता, तो 2A/√2/3 होती है, जहां पर ए इक्वल टू कितना, तो 2R। ध्यान रखेंगे हाइट ऑफ एसिप यूनिट सेल कितना, तो 2A/√2/3, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वॉल्यूम ऑफ एसिप यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एसिप यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एसिप यूनिट सेल, एसिप यूनिट सेल की वॉल्यूम। तो एसिप यूनिट सेल कैसा है, तो हेक्सागोनल प्रिज्म टाइप की है। तो अगर इसकी वॉल्यूम निकालनी है तो क्या करेंगे, तो बेस एरिया इनटू हाइट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ एसिप यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगी, तो बेस एरिया इनटू हाइट। जैसे सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, तो पायर स्क्वायर, कैसे, तो बेस एरिया हो गया पायर स्क्वायर और हाइट हो गई एच, तो पायर स्क्वायर एच। उसी तरह से जैसे सिलेंडर मतलब बेलन का आयतन होता है पायर स्क्वायर एच मतलब बेस एरिया इनटू हाइट, बिल्कुल उसी तरह से इस प्रिज्म की अगर वॉल्यूम निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो ये बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस क्या है, तो आपका हेक्सागोनल है। इसमें हेक्सागोनल में कैसे लेयर बना था, तो ये टर्म था, जैसे ये पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश टी डैश यू डैश ओ डैश, इसको कट करे थे ऐसे, फिर साइड बाय साइड। तो ये हेक्सागोनल है। अब देखिए हेक्सागन में आपका क्या है, तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ से अगर मिला दीजिए तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई, नहीं होगी, ये कैसे हो गई थी, आर ई आर ई आर ई आर ई आर ई आर, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दूसरी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु रहो, ये तीसरी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये चौथी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये पांचवी और ये छठी किलो। उस तरह से यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दूसरी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये तीसरी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये चौथी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये पांचवी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये छठी। तो बेस में क्या है, तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसका एज लेंथ है एज इक्वल टू ऑब्वियसली 2R हो जाएगा, एज इक्वल टू क्या होगा, तो 2R हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ एसिप यूनिट सेल निकालने तो क्या करेंगे, तो ये बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ एसिप यूनिट सेल क्या होगा, तो यूनिट सेल का बेस, तो वॉल्यूम ऑफ अगर V वॉल्यूम ऑफ एसिप यूनिट सेल है तो V इक्वल टू क्या होगी, तो बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस की एरिया कितनी होगी, तो बेस में क्या है, तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 1 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इनटू हाइट।
तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है? तो √3/4 a²। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है? तो √3/4 a², मतलब 6 × √3/4 a² इंटू हाइट ऑफ एसीपी यूनिट से जस्ट याद रखने के लिए बोले हैं कि 2√2/3। तो ये क्या हुई? तो √3 से √3 कैंसिल, ये 2 से 2, ये 2 से 2, तो ये कितना बच गया? तो 3√2a³ ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 2 3 6, तो ये बच गया ये 3, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया आपका, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 3, ये √2a³। तो वॉल्यूम ऑफ एसिप यूनिट सेल कितनी होती? तो 3√2a³। याद रखिए, ध्यान दीजिए, जबकि क्यूबिक यूनिट सेल की वॉल्यूम सिंपल a³ होता है, लेकिन एसीबी का उस बहुत ज़्यादा कितना 3√2a³ होता है, 3√2a³ होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एसिप यूनिट सेल कितनी? तो 3√2a³। सिंस एज इक्वल टू आप पुट कर सकते हैं 2r, तो एज इक्वल टू यहाँ पर 2r पुट कर दें, तो ये 2 दूनी 4, 8 8 3 24 24 √3r³ हो जाएगी। तो ये वॉल्यूम ऑफ एसिप यूनिट सेल कितनी? वॉल्यूम ऑफ एसिप यूनिट सेल कितनी? तो 24√2r³। ठीक है। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एसिप यूनिट सेल। एसिप यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग मतलब भरा हुआ, एक यूनिट सेल का जितना भरा हुआ होता है वह उसकी क्या कहलाती है? तो पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एसिप यूनिट सेल इक्वल टू क्या होगी? जैसे मैंने बताया था कि 5 लीटर का बर्तन है, उसमें 2 लीटर पानी भर दीजिए, तो कितना पार्ट भरा हुआ हुआ? कहीं जी 5 लीटर में 2 लीटर भरा हुआ है, तो 5 में अगर 2 लीटर भरा हुआ तो 1 में कितना? तो 2/5, इतना भाग भरा हुआ। उस तरह से अगर मान लेते हैं कि यूनिट सेल का वॉल्यूम कैपिटल V है, उसमें एटम ने जगह 6 कर रखी है स्मॉल v, तो अगर V यूनिट सेल का वॉल्यूम है, उसमें एटम ने जगह 6 कर रखी है स्मॉल v, तो कैपिटल V में एटम ने स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है स्मॉल v, तो 1 में कितना? तो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तो स्मॉल v क्या हुआ? तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन मतलब एक यूनिट सेल का जितना पार्ट भरा होता है वह उसकी पैकिंग इफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन कहलाती है। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एसिप यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगी? तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में कितना एटम होता? तो एसीपी के एक यूनिट सेल में 6 एटम होता, तो 6 एटम की वॉल्यूम 6 × 4/3πr³, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी जैसा आपने निकाला 24√2r³। तो r³ कैंसिल, 24 कैंसिल, तो बचा π/3√2। तो पाई की वैल्यू 3.14, √2 की वैल्यू 1.414, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितनी हो गई? तो इसे सॉल्व करने पर 0.74 आता। मतलब एसिप यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 है। इसका मतलब एसिप यूनिट सेल में 74% स्पेस क्या है? तो भरी हुई है। एसिप यूनिट सेल में 74% स्पेस क्या है? तो भरी हुई है। कहिए जी ये तो एफसीसी की भी पैकिंग फ्रैक्शन होती है। यस, तो एफसीसी की भी पैकिंग फ्रैक्शन 74% और एचसीपी की भी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है? तो 74% होती है। लेकिन वहां पर लेयर की अरेंजमेंट ABC टाइप होता है, जबकि यहां पर लेयर की अरेंजमेंट AB टाइप होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एसीपी की पैकिंग इफिशिएंसी क्या होती है? तो एसीपी की जो पैकिंग इफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी के बराबर होती है, लेकिन वो क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग कहलाता है। और ये क्या कहलाता? हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। वो कहलाता क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, और ये क्या कहलाता? हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एसिप यूनिट सेल आप याद रखेंगे कितना? तो 0.74। वाइड क्या होता? तो इम्पीटी स्पेस प्रेजेंट इन सॉलिड। सॉलिड में जितनी स्पेस खाली होती है वो उसकी वाइड कहलाती है। तो वाइड इज इक्वल टू क्या होगी? तो 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है? तो 0.74। तो 0.1 में से 0.74 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो 0.26। मतलब एसीपी यूनिट सेल में 74% स्पेस भरी हुई है और 26% स्पेस क्या है? खाली है। नॉट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी क्या होती? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो अगर यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगी? तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल में क्या होती है जो मास होगी? क्योंकि यूनिट सेल में तो एटम्स होती है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल में क्या होती है? तो एटम होती है, तो मास ऑफ एटम्स यूनिट से डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक एटम की मास आपको मैंने बताया था, किसी भी एलिमेंट की 1 एटम की मास, किसी भी तत्व के एक परमाणु की मास कितनी? तो एटॉमिक मास में क्या करिए? एमयू लगा दीजिए। 1 एटम सोडियम की मास कितनी? तो 23
AMU। 1 एटम मैग्नीशियम की मास कितनी, तो 24 AMU। 1 एटम एल्युमिनियम की मास कितनी, तो 27 AMU। तो मान लेते हैं एक एटम की मास कैपिटल A में AMU, 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम होती है, तो एक एटम की मास कैपिटल M इंटू 1/Na ग्राम। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल की मास क्यों होगी, क्योंकि इसमें एटम है, तो मास ऑफ एटम यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर एक एटम की मास इतनी, तो एक यूनिट सेल में 6 एटम होती है, तो 6 एटम की मास 6 इंटू कैपिटल M अपॉन Na ग्राम और अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ध्यान दीजिए ये आपका क्यूब नहीं है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल है, तो क्यूब की वॉल्यूम में A क्यूब पुट कर देते, लेकिन यहाँ कितना पुट करिएगा, तो 3√2 A क्यूब। यदि हम प्री एग्जाम कर लें, मतलब पहले से मान लें कि एज लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो डी इक्वल टू क्या हुई, तो ZM अपॉन Na 3√2 A क्यू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डी इक्वल टू ZM अपॉन Na 3√2 A क्यू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डी इक्वल टू ZM अपॉन Na 3√2 A क्यू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए FCC में डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होती थी ZM अपॉन Na सिंपल A क्यू, लेकिन यहाँ पर क्या होता, तो ZM अपॉन Na 3√2 A क्यू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि आपका यूनिट सेल कैसा है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन ACP यूनिट सेल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, तो सॉलिड स्टेट में टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम, नियरेस्ट नेबर एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब एक एटम को जितना अदर एटम टच कर रहा वह उसकी क्या कहलाती, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम, किस सॉलिड स्टेट में एक एटम को जितना अदर एटम टच कर रहा हुआ उसकी क्या कहलाती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो कोई भी एटम को पकड़ लीजिए, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर एटम को पकड़ लिए एक। अब ध्यान दीजिए ACP यूनिट सेल में एटम के अरेंजमेंट लेयर वाइज कैसे होते थे, ये लेयर A है, ये लेयर B है, ये लेयर A है, लेयर B है, लेयर A है, एंड सो ऑन, इस तरह से होती है। तो अगर इस एटम को देखें तो कितना को टच करा, कहेंगे जी इस लेयर में 1 2 3 4 5 6, एटम 6 को यहाँ पर टच करा, तो 6 अपने लेयर में टच करा, मतलब लेयर A में ही एक एटम 6 अदर एटम को टच करा, और ऊपर नीचे इसके लेयर B है, तो 3 नीचे टच करेगा और 3 ऊपर टच करेगा। तो टोटल कितने के टच कर दिया, तो ये 6 अपने लेयर में टच करा और 3 नीचे वाले लेयर में टच करा, 3 ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम टचिंग टू दिस एटम, इस एटम को टच करने वाला कितना अदर एटम है, तो 6 अपने लेयर में, 3 नीचे वाले लेयर में, 3 ऊपर, तो टोटल 12। तो ध्यान रखें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन ACP यूनिट सेल कितनी होती है, तो 12 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन ACP यूनिट सेल कितनी है, तो 12। क्वेश्चन है एक बार जेई एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन टाइप में पूछा था, कॉम्प्रिहेंशन में तो लिख दिया था स्टेटमेंट ACP यूनिट सेल के बारे में, और क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ एटम इन ACP यूनिट सेल, एक ACP यूनिट सेल में कितनी एटम होती है, तो 6 होती है। द वॉल्यूम ऑफ ACP यूनिट सेल कितनी, तो 24√2 r3। द एम्प्टी स्पेस इन ACP यूनिट सेल कितना, तो 74% स्पेस भरा होता है, तो 26% खाली होता है। ये कॉम्प्रिहेंशन में आया था। ठीक है, पहले नोट डाउन करिए। नाउ एक क्वेश्चन है, ग्रेफाइट फॉर्म्स ACP यूनिट सेल। ग्रेफाइट में क्या होता है, ACP यूनिट सेल है। If height of ACP unit cell is, if height of unit cell is 3.35 angstrom, find density of graphite। तो करा बताइए यदि यूनिट सेल की हाइट 3.35 एंगस्ट्रम है तो ग्रेफाइट की डेंसिटी क्या होगी। तो कोई भी सॉलिड जो ACP यूनिट सेल रखेगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, तो D इक्वल टू ZM अपॉन Na। ध्यान दीजिए अगर क्यूबिक टाइप का होता तो ZM अपॉन Na AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखते, लेकिन ये हेक्सागोनल टाइप के तो D इक्वल टू ZM अपॉन Na 3√2 AQ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट कितनी दी गई है, तो 3.35 एंगस्ट्रम। तो हाइट ऑफ ACP यूनिट सेल इक्वल टू आपने पढ़ा 2/√2/3 होती है, इक्वल टू 3.35 एंगस्ट्रम। तो ऑब्वियसली ए इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, तो इसको ले जाए तो √3/2√2 इंटू 3.35 एंगस्ट्रम। ध्यान दीजिए एज लेंथ हमेशा, चूंकि ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हम लोगों ने लिखा है, तो ये तभी लिख पाते हैं जब हम मानते हैं कि एज लेंथ हमेशा किसमें पुट करेंगे,
तो सेंटीमीटर में, तो इसलिए 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये एज लेंथ इज इक्वल टू √3/2 3.35 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो सारे वैल्यूज को पुट करें तो डी इज इक्वल टू एसिप यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितना एटम, तो 6, तो जेड की वैल्यू होगी 6। एटॉमिक मास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, कार्बन ही है तो ग्रेफाइट, तो यहाँ एटॉमिक मास 12। एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23, यानी जनरली 6.10⁻23 लिखते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाता, इंटू 3√2, एक जगह पर कितना पुट करेंगे तो √3/2 3.35 इंटू 10⁻⁻8 का होल ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व कर दिया 6 इंटू 12/6 इंटू 10⁻23 3√2, ये आपका क्या हो जाएगा, तो √3 की होल क्यूब करेंगे तो 3√3, इसका क्या होगा तो ये 8, ये 16√2 हो जाएगा, इसको करेंगे क्यूब तो 16√2, ये 3.35 का होल क्यूब, इसे बाहर निकालेंगे तो 10⁻24 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करिए, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्या, तो 3 से 4 सॉल्व कर देंगे, इसे आंसर निकल आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एसीपी यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। अब हम लोग आगे करेंगे वॉइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड, दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड, और स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक क्रिस्टल्स, आयनिक जैसे रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, मतलब सोडियम क्लोराइड की कैसे स्ट्रक्चर होती है, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, तो कुछ स्ट्रक्चर ही पढ़नी है ना। ये बोर्ड में भी पूछता है, ऐसा नहीं कि आयनिक स्ट्रक्चर, जो आयनिक सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है बोर्ड में पूछता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें क्वेश्चंस जो है वो एंट्रेंस में ही आते हैं, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, इन सारे में, ठीक है। ऐसे मैं अपनी तरफ से इन डेप्थ जेई एडवांस तक का करा रहा हूँ, जिनको बोर्ड लेवल का सिर्फ करना होगा तो सिर्फ देख लीजिए, बोर्ड लेवल में ज़्यादा तो कुछ है नहीं, एडवांस लेवल में आपको न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे। जितना भी आपको मैंने असाइनमेंट दिया है उससे क्वेश्चंस करिए और एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी सफिशिएंट, एनसीईआरटी आपको करना पड़ता है केमिस्ट्री के अंदर, एक बुक तो आपको लेकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज रहने देते हैं ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय।